Hello boys and girls, this is Mohit Agarwal here and very important video for all CS ET students. Yesterday CS ET के सैंपल क्वेश्चंस नए वाले रिलीज हुए हैं अगस्त बुलेटिन में बाय ICSI. तो इस वीडियो में अप्रॉक्स 20-25 मिनट्स का ये वीडियो रहेगा और 20 मिनट के अंदर जो भी 60 क्वेश्चंस रिलीज किए गए हैं वो सारे के सारे 60 के 60 क्वेश्चंस मैं, गौरव काबरा सर, दिव्या अग्रवाल मैम, मोहित शाह सर, संजीव पांडे सर, हमारी पूरी टीम मिलकर के ये 60 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवा देगी अपने अपने रिस्पेक्टिव टॉपिक्स के. ठीक है, जैसे यहां बिजनेस कम्युनिकेशन, अब ये सब क्या है ना, एक्चुअल में 29 अगस्त को एग्जाम है और अगस्त में ही यस्टरडे जो है ये बुलेटिन आया, तो कुछ अपने चांस नहीं लेना चाहते हैं इसलिए अपने ये भी करवा दे रहे हैं. कल को पता चला इसी से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट हो गया. इसके पहले के जो बुलेटिन्स है वो ऑलरेडी हमारे मॉक्स में कवर हो रखे हैं 100%. जो हमने 4 मॉक टेस्ट लिया था ना उसमें ऑलरेडी हमने कवर कर दिया था सारे के सारे बुलेटिन्स. बट ये बुलेटिन जो है एकदम लेटेस्ट आया है, ताजा ताजा कल ही आया है, तो इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करके अभी आज ही नक्की कर रहे हैं. ठीक है, तो एक एक करके अपने अपने जो भी टॉपिक्स के टीचर्स हैं, जैसे मैं ऑब्वियस बात है आप लोग को करवाऊंगा लीगल एप्टीट्यूड का, और गौरव काबरा सर CACFA गौरव काबरा सर करवाएंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का, CS दिव्या अग्रवाल मैम करवाएंगे इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट का, CS मोहित शाह सर करवाएंगे आपको करंट अफेयर्स का, एंड MBA संजीव पांडे सर आपको LR का जो 4 क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ वो करवाएंगे. आइए सबसे पहले मैं अपना पोर्शन जो है वो करवा दे रहा हूं, विच इज लॉजिकल रीजनिंग, वो तो मैथ्स सर, एंड लीगल एप्टीट्यूड. तो इसमें लीगल एप्टीट्यूड एंड LR में टोटल 10 क्वेश्चन है. लीगल एप्टीट्यूड का 6 क्वेश्चन है. आइए वो 6 का 6 क्वेश्चन जो है सॉल्व करके नक्की करते हैं. ज्यादा आपको याद रखने का ये वाला क्वेश्चन, द प्लान टू ट्रांसफर द पावर टू इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री. भाई ये तो बहुत सारे इसके ऊपर हिंदी पिक्चरें बनी है, मूवीज बनी है. थोड़ा भी अगर आपको आइडिया हो बताइए भाई ये किसका प्लान था कि इंडिया को पार्टीशन कर दिया जाए और पावर्स जो है वो इंडियंस को ट्रांसफर कर दिया जाए. बिल्कुल द ग्रेट माउंटबेटन प्लान, ब्रिटिशर्स लोग इसको बोलते हैं. एक्चुअल में अगर आपको पूरा इतिहास पता हो तो ये जो चर्चिल था ना, बहुत बदमाश था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री. चर्चिल ने ये प्लान बनाया था, लेकिन वो अपने ऊपर जो है बिल फाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए अपने सामने एक मोहरा रख दिया था माउंटबेटन. तो माउंटबेटन प्लान जो है के नाम से जाना जाता है. रेसिजुअरी सब्जेक्ट्स में बताओ किसको राइट्स मिला है लॉ बनाने का. रेसिजुअरी में यूनियन लिस्ट में तो किसके पास है, ऑब्वियस बात है यूनियन लिस्ट में तो आपको पता है कि पार्लियामेंट के पास है, और स्टेट लिस्ट में आपको पता है स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, कॉन्करेंट में दोनों के पास. रेसिजुअरी में किसके पास है, पार्लियामेंट, यानी आप बोल सकते हैं यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट. प्रीएम्बल अमेंड किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है. आर्टिकल 368 ये आपको याद रखना, आर्टिकल नंबर 368 के हिसाब से आप गाइडलाइंस फॉलो कर सकते हैं प्रीएम्बल को अमेंड करने के लिए. एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रीफिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट रहता है, अब वो प्रीफिक्स जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, स्टैंडर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, मतलब जो केवल आपके लिए नहीं बनाया गया है, सबके लिए बनाया गया है. मान लो जैसे से फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है TCS, रिलायंस. अब उन लोग जब अपने इंप्लॉइज को हायर करता है तो क्या इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है? आंसर इज नहीं. वो कॉन्ट्रैक्ट सबके लिए सेम रहता है, स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट रहता है. तो उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको खाली क्या कर देना है, साइन कर देना है. तो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंडिविजुअल खाली क्या कर देता है, साइन कर देता है, और कुछ नहीं. फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का करेक्ट सीक्वेंस क्या भाई, ये कोई क्वेश्चन हुआ? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या रहता है, जो पहले से फिक्स नहीं रहता. डैमेजेस टू बी समथिंग सॉलिड नहीं, लिक्विडेशन वाला नहीं, रिसीवर वाला नहीं. तो अपने आप जो डी बचा हम उसको बिना पढ़े ही टिक कर दे रहे हैं, पहला 3 तो गलत था. असेस्ड बाय द कोर्ट विच आर नॉट प्री डिटरमाइंड, बिकॉज जो प्री डिटरमाइंड रहेगा वो तो लिक्विडेटेड रहेगा. अब ये जो क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 है आपको संजीव पांडे सर जो है वो करवाएंगे. ठीक है, और ये जो बुलेटिन है जिन लोग को नहीं मिल रहा है कोई टेंशन नहीं है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जो है आपको दिया हुआ है ये बुलेटिन का. ठीक है, अब रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो बाद बाकी सारे फैकल्टीज करवाएंगे, सुनिए उनको. So let us quickly solve the MCQs on economic and business environment. बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो फटाफट हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं. 10 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर. ठीक है, एकदम इजी है, सब पढ़ाया हुआ है क्लास में. देखो क्वेश्चन नंबर 1,
नो चेंज इन द गोल्स ऑफ द फर्म इज द assumption of which of the following law of economics. पहले मेरे को ये बताओ, चेंज इन गोल्स ऑफ द फर्म किसका फैक्टर था? हम लोग याद है सप्लाई चैप्टर में पढ़े थे चेंज इन गोल्स ऑफ द फर्म. गोल्स ऑफ द फर्म में बी ऑफ टू टाइप्स, सेल्स मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. अगर सेल्स मैक्सिमाइजेशन आपका ऑब्जेक्टिव है तो आपका सप्लाई हमेशा ज्यादा होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट. लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो सप्लाई तभी ज्यादा होता है जब आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है. ठीक है, बट यहाँ पे बोला है कि गोल्स ऑफ द फर्म शुड रिमेन कांस्टेंट. तो ये किसका assumption था? याद हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े थे, दैट वाज ओनली डिस्कसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट. तो ये किसका assumption है? लॉ ऑफ सप्लाई. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मेरा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हम लोगों ने इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला डिस्कस किया था क्लास में ऑलरेडी. डेल्टा डी बाई डी इंटू पी बाई डेल्टा पी. मैंने बोला था फॉर्मूला के बाहर माइनस साइन भी रहेगा, बट व्हेन नथिंग इज गिवन इन द ऑप्शंस, इज माइनस साइन इज नॉट गिवन, यू आर गोइंग टू इग्नोर इट. ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लो फटाफट. मेरे को बताओ, ओरिजिनल क्वांटिटी मेरा 50 है, न्यू 60 है, तो चेंज 10 हुआ. ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? 50. ओरिजिनल प्राइस कितना है? 10 है. चेंज इन प्राइस कितना है? 10 माइनस 5 कितना हुआ? 5 हुआ. ठीक है, चलो हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं. 10 बाई 25. So 10 by 25 का मतलब क्या हो गया? 0.4. So what is the correct answer? Option number B, 0.4. Next, third question. In which of the following scenario the cross elasticity between two commodities X and Y will be 0? याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था CPE के बारे में. They may be of three types: positive, negative and zero. Positive CPE मतलब greater than 0, goods are substitute. Negative CPE मतलब less than 0 numerical value, goods are complementary, and equals to 0 का मतलब there is no relationship between X and Y. They are unrelated goods. याद है मेरा एग्जांपल, चेंज इन प्राइस ऑफ मिल्क विल नॉट अफेक्ट योर डिमांड फॉर क्लोथ्स, क्योंकि मिल्क और क्लोथ्स में कोई रिलेशन ही नहीं है. ठीक है, और वहां पे याद है हम लोग का जो डिमांड कब था? दैट वाज वर्टिकल. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. कमोडिटी X and Y आर नॉट रिलेटेड. नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट GNP अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड. तीन तो मेथड था याद है हम लोग का, तो उसमें से एक्सपेंडिचर मेथड, जो लास्ट मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पे क्या होता था? सारे सेक्टर के मेरे को एक्सपेंडिचर को ऐड करना है और जिससे मेरा नेशनल इनकम आ जाएगा. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो होता है, बिजनेस सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर होता है, और नेट एक्सपोर्ट दैट इज विद द इंटरनेशनल ट्रेड जो हम लोग का हो रहा है. तो ये सारे खर्चे को ऐड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? GNP आ जाएगा. ठीक है, NNP हम लोग को बेसिकली निकालना होता है. नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? NNP एट फैक्टर कॉस्ट. नेशनल इनकम करेक्ट नाम क्या होता है? NNP एट FC. बट यहाँ आपको क्या निकालना है? GNP. तो सबको ऐड करते चलो. देखो, क्या हम लोग ये कंप्यूट करने के लिए प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेंगे? हाँ, यहाँ पे दोनों एक्सपेंडिचर आता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आता है. ठीक है, GDP इन्वेस्टमेंट आएगा 80 करोड़. हाँ, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स आता है ना, रेंट, वेजेस, ये सब तो ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है जो कि इनकम मेथड में आता है, तो ये सब नहीं आएगा. देन और क्या दिया हुआ देख लो, मिक्स्ड इनकम भी मेरा उसमें आता है. कहाँ पे बताओ? इनकम मेथड में आता है. ठीक है, क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आएगा? हाँ आएगा, 70 करोड़. तो पीछे में 70 तो, और यहाँ 100 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 70 करोड़ कितना आ गया? 270 करोड़ इसको ऐड करके. ठीक है, तो करेक्ट आंसर मेरा क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी, INR 270 करोड़. देन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला टू बी यूज्ड डिराइविंग NNP एट मार्केट प्राइस. ठीक है, मेरे को NNP निकालना है एट मार्केट प्राइस. तो अगर ग्रॉस का वैल्यू दिया है, ग्रॉस से नेट, NNP का फुल फॉर्म नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो मेरे को ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमेशा क्या करना होता है? ग्रॉस से आई नीड टू डिडक्ट डेप्रिसिएशन. तो देख रहे हो, ग्रॉस GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो नेट NNP आ जाएगा ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा मार्केट प्राइस से. बट मान लो मेरे को अगर सेकेंड लेटर का कन्वर्जन होता, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तब मेरे को एड NFIA भी करना पड़ता, नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड. क्लियर है यहाँ तक? चलो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं. Dash for flows for those transaction with the government merely acts as a banker. Such an easy question. Option number D, public account. Next, loan obtained from RBI by the government of India will be covered under which of the following? जब भी गवर्नमेंट लोन लेता है RBI से, कैन आई से दिस इज अ कैपिटल रिसीट. तो किस हेडिंग के अंदर आने वाला है? कैपिटल बजट के अंदर आने वाला है ना. तो ये हो गया कैपिटल बजट. जो टैक्सेस का रेवेन्यू होता है वो सब आपका रेवेन्यू बजट होता है, बट ये मेरा कैपिटल बजट के अंदर आएगा. ठीक है, next question number 8, which of the following organization took over the regulatory and administrative control of UTI from the RBI in 1978? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? IDBI. यू नो द आंसर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंटल बैंक ऑफ इंडिया. अच्छा याद है IDBI जब मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था IDBI जो था पहले एक डेवलपमेंटल बैंक था.
ठीक है, फिर बाद में कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो गया। सेम गोज विद आईसीआईसीआई भी पहले मेरा क्या था, एक इंस्टीट्यूशन था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट वाज सर्विंग एज अ डेवलपमेंटल बैंक एंड लेटर ऑन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ कमर्शियल बैंक। और आईएफसीआई लेकिन ऐसा डेवलपमेंटल बैंक है पुराना जो कि अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ अ डेवलपमेंटल बैंक। क्लियर है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और कंट्री टू कंट्री। याद है हम लोगों ने फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस किया था। इट्स डायनामिक इन नेचर व्हिच मींस इट कीप्स ऑन चेंजिंग, मल्टीफेसिटेड, किसी के लिए थ्रेट किसी के लिए अपॉर्चुनिटी। जैसे कोरोना वायरस आया, थ्रेट लेकर आया सबके लिए। तो जब भी चेंजेस होता है एनवायरनमेंट में, किसी के लिए थ्रेट होता है वो चेंजेस, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होता है, यानी डिफरेंट पीपल हैव गॉट डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट द एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड मल्टीफेसिटेड। फिर वहां एक फीचर हम लोगों ने किया था, इट्स कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द एंटायर बिजनेस एनवायरनमेंट इन टोटलिटी। फिर हम लोगों ने एक फीचर डिस्कस किया था, अगर आपको याद है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपका एनवायरनमेंट आज ये है कल क्या होगा, किसको पता था ये वायरस आ जाएगा। फिर वहां पे और एक फीचर था रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब अलग अलग कंट्रीज में एनवायरनमेंट अलग अलग होते हैं, इजंट इट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, वेयरिंग ऑफ साड़ीज is a fashion in India, but when you go to France, you will not find women wearing their sarees. So don't you think environment culture is different in different countries? And same goes for business. काम करने का तरीका भी अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेस में अलग अलग होता है। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, कौन सा इलस्ट्रेशन हो गया, कौन सा फीचर हो गया? 5 तो हम लोग फीचर भी डिस्कस किए। किस फीचर के अंदर आएगा? रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का मतलब समझ गए, अलग जगह अलग अलग होता है, एनवायरमेंट कल्चर अलग अलग होता है। ठीक है, Number 10, last question. CCI. Remember CCI, Competition Commission of India, that was established with the passage of Competition Act 2002, which got amended in the year 2007. CCI got established in the year 2003. क्यों establish हुआ था? कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करने के लिए। यानी बेसिकली CCI is regulating combination, merger, amalgamation and preventing and prohibiting all those activities that are anti-competitive, which causes or likely to cause an appreciable adverse effect on competition in India, है ना। तो कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए, ताकि कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे, CCI सेटअप हुआ था। तो CCI कौन सा मिनिस्ट्रीज के लिए अफिलिएटेड है? MCA, यू नो द आंसर, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इफ यू रिमेंबर, हम क्लास में बताए थे, कंपनी लॉ बोर्ड भी जो है CLB, दैट इज ऑल्सो अफिलिएटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो दैट्स इट। दीज आर टोटल 10 क्वेश्चंस ऑन योर बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स। Those were very easy. All the questions were discussed already. ठीक है, तो इसी तरह का easy questions आपके एग्जाम में भी आने वाला है। That's it. हेलो एवरीवन, अपने CSEET के बुलेटिन का मैं आपको बिजनेस कम्युनिकेशन जो है उसका पार्ट कराने जा रहा हूँ। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं एंड आपको भी समझ में आएगा कि इन 10 में से मतलब अगर आपने कम से कम अगर ना के बराबर भी पढ़ाई किया तो 5 से 6 आपके पक्के राइट हो जाएंगे। अगर बहुत बढ़िया पढ़ाई की है तो 9 से 10 सारे के सारे राइट हो सकते हैं। फटाफट इनको डिस्कस करते हैं। इनसे रिलेटेड जो थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन है मैंने वो भी दिया आपको। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आए तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इनफैक्ट ये तीनों क्वेश्चंस ग्रामर वाले एरिया से हैं। आई नो यू डोंट लाइक इट, लेकिन इस एरिया में सिंपल कॉमन सेंस वाले भी सवाल थे। जैसे कि पहला सवाल मुझे लगता है थोड़ा सा कॉमन सेंस का है, जहां पे पूछा गया कि इनमें से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पे ऑप्शन है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स एंड देन यू हैव जार्गन्स हियर। जार्गन्स का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स या फिर टेक्निकल किसी भी नॉलेज से रिलेटेड यहाँ पे वर्ड्स या फिर उसकी कोई टेक्निकलिटी समझ लीजिए। तो अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स ये तीनों मिलते जुलते वर्ड्स हैं एंड जार्गन्स उनसे मिलता जुलता वर्ड नहीं है। तो आप सिर्फ ऑड वन आउट भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑड वन आउट के बेसिस पे भी जार्गन्स एक आंसर है, बट इसके अलावा अगर आप डिटेल में ये पढ़े हो तो आपको पता है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस हैं। ये मेरे ख्याल से फर्स्ट पेज में ही है अपने EET के मैट के, तो अगर आपने वहां से पढ़ा है तो आपको पता है जार्गन्स करेक्ट है। सो आई प्रिज्यूम कि ये वाला इजी था करने के लिए एंड इसमें एक में एक आना चाहिए था आपका, मतलब अगर एग्जाम में ऑब्वियसली आ जाए तो। नेक्स्ट अप इज वुम, विच एंड दैट। वुम, विच एंड दैट किस तरह का प्रोनाउन है, ये एक क्वेश्चन था। तो प्रोनाउन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रिलेटिव एंड पॉजेसिव। ठीक है, ऐसे तो 2 तरह का बोला हुआ है बुक में, लेकिन पॉजेसिव भी डिस्कस्ड है। अगर हम पर्सनल की बात करें तो ही, शी, आई, वी ये सब जो हम पढ़ते हैं ये सब होते हैं पर्सनल। रिलेटिव होते हैं वुम, विच, दैट, जो कि एग्जैक्टली यहाँ पूछा गया तो ऑब्वियसली इसका जवाब रिलेटिव ही है। एंड पॉजिटिव होता है माइन, अवर, योर्स, देयर, इट्स एंड हर्स। ये सब चीजें हमने पढ़ी थी अपने क्लास में। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपने समझ लिया कि देखिए पर्सनल होने वाला नहीं था बिकॉज उसमें आई, वी
दे, शी, ही, ये सब आता है। पॉसेसिव नहीं होना था, कलेक्टिव कुछ होता ही नहीं है, सो रिलेटिव ही इसका एक आंसर था। आई वुड से ये भी टफनेस स्केल पे कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, सिंपल था, ज्यादा इसमें परेशान होने वाला बात नहीं था। सो आई थिंक अगर आप नॉर्मल लॉजिक से भी जाएं तो रिलेटिव एक जवाब हो सकता था। नेक्स्ट थर्ड था अपना प्रेफिक्सेस को लेकर के, एंड दिस आई थिंक इज डिफिकल्ट। ये मुझे डिफिकल्ट लगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रेफिक्सेस में काफी अंदर से ये क्वेश्चन आया, और क्वेश्चन क्या आया कि किस तरह के प्रेफिक्स में आप जो अपना रूट वर्ड है उसके आगे कुछ प्रेफिक्स लगाते हो और बाद में अनडूइंग हो जाती है। मतलब इन द रूट वर्ड देयर इज अ वर्ब, उसमें कोई क्रिया है, कोई काम हो रहा है, एंड उसकी अनडूइंग को एस्टैब्लिश करने के लिए आप उसके आगे लगा देते हो प्रेफिक्स। यूजुअली हम लोग अन, डिस, इस तरह के वर्ड्स यूज करते ही हैं। तो इस तरह के जो प्रेफिक्सेस होते हैं उनको कहते क्या हैं, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन आ गया था। सो प्रेफिक्स अगर आप जाकर के बुक में भी देखोगे तो काफी तरह के प्रेफिक्स हैं, एंड मैं ये उम्मीद नहीं लगा के बैठाऊंगा कि आपको सब याद है, पर हाँ अगर आपने पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, एंड उस आइडिया के बेसिस पे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सपोर्टिव एंड डेरिवेटिव ये दो प्रेफिक्सेस तो नहीं होने वाले। अगर हम 50-50 भी खेलें तो बी और सी नहीं होना चाहिए था, सो ए या डी में होना चाहिए था। अब ए और डी में एक अंतर मैं आपको समझा देता हूं कि रिवर्सेटिव और ओपोजिंग में अंतर क्या होता है। तो ओपोजिंग में एक्चुअल में होता है कि आप जो वर्ड बोल रहे हो उसको अनडू नहीं करते हो, रादर आप उसका ओपोजिट क्रिएट करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे क्लॉकवाइज का ओपोजिट करने के लिए हम एंटाई आगे लगा देते हैं, इट बिकम्स एंटाई क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जैसा भी आप कहना चाहें। सो दिस बेसिकली डज नॉट undoes a work or undo a work, this actually creates an opposite of the root word। तो यहां पे since you oppose and इसीलिए इसका नाम हो गया opposing, got the point। and reverse जब आप करते हैं यानी कि undo करते हैं तो उसका नाम हो गया reversative। तो शायद उधर से एक आइडिया लग जाएगा, मैंने एग्जांपल दिया है, क्वालिफाई का उल्टा हो जाता है डिसक्वालीफाई। सो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं, गॉट द पॉइंट। तो ये अपना हो गया यहाँ पे पॉइंट नंबर 3। आई थिंक ये थोड़ा सा अलग था, थोड़ा प्रेफिक्सेस का डिटेल में अगर आपने पढ़ा होगा और याद भी रहा होगा तो ज्यादा चांस है राइट होने का, बट स्टिल इट वाज नॉट वेरी टफ। नेक्स्ट वाज 4 सिनोनिम ऑफ एडेप्ट। अरे भाई ये तो बुक में से है, डायरेक्टली बुक में से, एंड इनफैक्ट फर्स्ट सिनोनिम है जो बुक में दिया हुआ है। अगर आपने ये पढ़ा है तो आपको पता है ये प्रोफिशिएंट होता है। नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट, इनफैक्ट अब मुझे 1 से 4 तक थोड़ा सा हार्ड लगा था, 5 से तो और इजी होता गया। जैसे कि 5th नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि बेटर कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको कौन सी स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि इधर 3 ऐसे यहाँ पे ऑप्शन होंगे जिनकी स्किल की रिक्वायरमेंट है और एक ऐसा ऑप्शन होगा जिस स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है। पढ़ेंगे तो ही समझ में आ जाएगा। लॉजिकल एबिलिटी चाहिए ही होता है, इन्फरेंस पावर चाहिए होता है, लेस अटेंशन नहीं, यही ऑप्शन गलत है, एंड ऑब्वियसली वोकैबुलरी पावर। तो देखा जाए तो ए, बी एंड डी चाहिए, तो क्या नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए सी। अब अगेन इसके लिए आपने कोई पढ़ाई लिखाई की हो नहीं की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कॉमन सेंस का सवाल था और ये ऐसे ही राइट हो जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, व्हाट आर और विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे बेसिकली 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन की बात हो रही है। 7 C's अगर आपने पढ़े तो आपको पता है, क्लैरिटी, कंप्लीटनेस, कॉन्साइजनेस तो होते ही है उसमें, तो ये ऑल ऑफ द अबव ही होगा। देन वी हैव 7th पॉइंट, ऑफिस का जो ऑर्डर होता है वो किस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का होता है। तो मेरे हिसाब से ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, सबको पता है, ऑफिस में जितने भी कम्युनिकेशन आते हैं प्राइमरीली रिटन ही होते हैं। सो ये अगर आप रिटन कम्युनिकेशन ऐसे भी मार देते तुक्का भी तो भी राइट हो जाता। दिस इज ऑल्सो अ कॉमन प्रैक्टिस, सो नॉट अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन दिस इज वेयर आई थिंक थोड़ा सा हार्ड था। इसलिए हार्ड था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन ये आया कि अगर आप सिर्फ वही बात सुन रहे हो जो आप सुनना चाहते हो तो ये किस तरह की लिसनिंग है। ये लिसनिंग स्किल्स चैप्टर से है, एंड वहां पे टाइप्स ऑफ लिसनिंग में काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसमें एक ऑप्शन है बायस्ड और एक है डिस्क्रिमिनेटिव, जहां आप हो सकता है थोड़ा बहुत अटक जाएं या फिर आपको थोड़ा बहुत ऐसा लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएटिव तो आपके ऑप्शन में ही नहीं आना चाहिए था। सो अब ए और डी में बायस्ड ज्यादा यहाँ पे सूट होता है और पढ़ के भी समझ में आ रहा है। जहां तक बात है डिस्क्रिमिनेटिव की, तो वहां पे आप बेसिकली अपनी उन्हीं साउंड्स को सुनते हो जो आप सुनना चाहते हो, ये पढ़ाया गया था क्लास में, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेटिव, बट बायस्ड थोड़ा अलग होता है, एंड दिस इज व्हाट बायस्ड रिजेंबल्स। हालांकि ये लाइन भी अगेन इंस्टीट्यूट के डायरेक्ट बुक से है, कहीं अलग से नहीं है, कोई बुक के बाहर से नहीं है। सो आई थिंक इट वाज डिफिकल्ट बट नॉट दैट मच। अगर आपको एकदम याद नहीं आ रहा है तो आप टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स जरूर से पढ़िए, जो कि है अपना लेसन नंबर 5 में।
एंड देन वी हैव 9 नंबर, अगेन इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस, मेरे हिसाब से ये कुछ भी नहीं है, इट हैज कम फ्रॉम एसेंशियल्स ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। एंड ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि अ डैश हेल्प्स इन रिट्रीविंग द लेटर एट अ लेटर स्टेज। इसका मतलब अगर आपको कभी लेटर को ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे, ऑब्वियसली उसका रेफरेंस नंबर अगर होगा तो हम ढूंढ लेंगे। सो रेफरेंस नंबर पढ़ाया गया है कि रेफरेंस नंबर के बेसिस पे फाइलिंग वगैरह होती है, सो ऑब्वियसली रेफरेंस नंबर इसका एक ऑप्शन है। वेरी इजी क्वेश्चन। एंड देन वी हैव फाइनल क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। ये उनके लिए ज्यादा आसान होगा जो इंटरनेट वगैरह काफी यूज करते हैं और जो मेरे ख्याल से आज की डेट पे सब करते हैं। तो उसमें यहां पूछा गया है कि अगर आपको मल्टीपल पेजेस खोलने हैं एक ही ब्राउजर में, ब्राउजर बार बार नहीं खोलना, हमें मल्टीपल पेजेस एक ही ब्राउजर में खोलना है, तो क्या खोल सकते हैं? हाँ खोल सकते हैं, टैब के बेसिस पे खोल सकते हैं। हम एक ओपन कर सकते हैं नया टैब और उसमें जो भी वेबसाइट खोलनी है वो खोल सकते हैं। सो ये एक कॉमन मैं कह सकता हूं प्रैक्टिस है। इसमें भी अगर आपने बुक पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन प्रैक्टिस के बेसिस पे ही कोई भी बता देगा कि एक एडिशनल टैब खोल लो और एडिशनल टैब में कोई और वेबसाइट खोल लो। सो दैट्स इट, यही थे अपने 10 क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस कम्युनिकेशन एंड आई होप यू हैव एंजॉयड इट। दैट्स इट, सी यू देन। हेलो एवरीबॉडी, आज के क्लास में हम लोग ई बुलेटिन का अगस्त सेशन वाला लॉजिकल रीजनिंग के सम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है ये सम नंबर 7 से स्टार्ट है। तो सम नंबर 7 में पूछ रहा है कि कलर ऑफ ब्लड क्या हो रहा है। ठीक है, तो कलर ऑफ ब्लड जनरली तो रेड होता है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में बोला क्या है कि व्हाइट इज रेड, तो हम करेक्ट आंसर यहाँ पर व्हाइट बोलेंगे, दैट इज ऑप्शन सी। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि दिए हुए जो ऑप्शन हैं इनमें से बाकी जो भी है वो कौन सा ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बार्ली, क्योंकि बार्ली जो है वो एकमात्र फूड ग्रेन है, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सभी के सभी ऑयल सीड्स हैं। तो इसका भी आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है क्या कि एक बंदा एक लेडीज की तरफ में पॉइंट करके बोल रहा है कि उसकी माँ का जो हस्बैंड है उसका बहन मेरी आंटी है। तो सिंपल सा बात है कि लेडी के मदर का हस्बैंड की बहन वो बंदे की कौन होगी? बुआ होगी। इट मीन्स ये लेडी और ये जो बंदा है ये दोनों आपस में ब्रदर एंड सिस्टर है। तो लेडी का रिलेशन मैन से क्या हो जाएगा? सिस्टर। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, बॉम्बे। 10 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि आवर हैंड का जो है एंगल हमको बताना है। तो नोटिस करो एक बार कि 3 आवर पास 10 का मतलब क्या होता है। हम सबको पता है कि आवर हैंड जो है वो 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर ये 12 आवर्स में 360 डिग्री का एंगल बनाता है तो एंगल ट्रेस बाय आवर हैंड इन 3 आवर 10 मिनट पास क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाई 3 आवर 10 मिनट होता क्या है। तो 3 आवर 10 मिनट का मतलब हो गया 3 इंटू 60 प्लस 10 मिनट। अब इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 60 कर दिए, दैट इज 190 बाई 60 आवर। तो 190 बाई 60 आवर को हम 19 बाई 6 आवर बोलते हैं। तो इसका एंगल हो जाएगा 360 बाई 12 इंटू 19 बाई 6 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 95 डिग्री। थैंक यू। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे से पूछिएगा। विश यू ऑल वेरी गुड लक, गॉड ब्लेस यू। क्वेश्चन नंबर 1 जो आप ऊपर देख पा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया recently announced postal ballot rules will be applicable for voters over the age of dash। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 65, 70, 80, 75। अब जो बच्चे सोच रहे हैं सर आंसर 80 होगा, पॉइंट नंबर सी या ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर गलत है। 80 साल और उससे ज्यादा, आई रिपीट 80 इयर्स या उससे ज्यादा, या फिर वो लोग जो लोग एसेंशियल सर्विस में काम करते हैं पर अपने होम स्टेट में पोस्टेड नहीं है। आई रिपीट 80 साल या उससे ज्यादा, या वो लोग जो लोग एसेंशियल सेक्टर में काम करते हैं और अपने होम स्टेट में पोस्टेड नहीं है। ये पुराना प्रोविजन है। तो अगर आप 80 सोच रहे थे तो डेफिनेटली सही था, पर इस साल पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, कोरोना का सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, नए नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर आप देखेंगे जुलाई के फर्स्ट वीक में ये अनाउंसमेंट हुई थी, मोस्टली न्यूज़पेपर में आपको दिख जाएगा, राइट। आंसर होगा 65, आंसर होगा 65। और यहाँ पे 65 एंड अबव के साथ साथ
उस अनाउंसमेंट में ये भी बोला गया था, या आप नोट कर सकते हैं कि कोविड-19 पॉजिटिव लोग यानी जो कोविड के पेशेंट हैं उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। तो खाली 65 इयर्स एंड अबव नहीं, बल्कि कोविड-19 के जो पेशेंट भी हैं उनको भी ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरी बात ये आती है, सर 65 एंड अबव को ये प्रिविलेज क्यों दिया जा रहा है? बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं, दिस इज द एज ब्रैकेट या फिर दिस इज द एज स्टार्टिंग जो ज़्यादा इफेक्टेड है कोविड-19 से या प्रोन टू कोरोना हो सकते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर ये बेनिफिट या पोस्टल बैलेट का फैसिलिटी 65 एंड अबव को दिया गया है। तो अगेन आई वुड रिपीट, जो 80 समझ रहे थे उसको रेक्टिफाई करें, इट विल बी 65 एंड कोविड-19 पॉजिटिव लोगों को भी ये फैसिलिटी दी जा रही है, दैट इज द पोस्टल बैलेट। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, इंडियन रेलवेज प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स बाय विच ईयर? इंडियन रेलवेज प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स, आई रिपीट प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, बाय विच ईयर? इसका करेक्ट आंसर है 2023। इसका करेक्ट आंसर है 2023, that the Indian Railway is planning to launch, I repeat, that the Indian Railway is planning to launch the first set of private trains by which year? The answer is 2023। और एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, अपने पहले राउंड में दे आर लॉन्चिंग 12 सेट ऑफ ट्रेन्स, 12 सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स, जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। 2022-2023 में फर्स्ट सेट में 12 प्राइवेट ट्रेन्स आने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, जहां पे हमने बात किया पोस्टल बैलेट के बारे में अपकमिंग इलेक्शंस को देखते हुए, जहां पे बताया गया पोस्टल बैलेट रूल्स को अमेंड किया गया है। ये फैसिलिटी दी जा रही है 65 एंड अबव के लोगों को, प्लस कोविड-19 से जो ग्रसित हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनको भी ये बेनिफिट दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, हम लोग बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में, यानी प्राइवेट ट्रेन्स के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, जहां पर हमें बताया गया कि पहला सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स कब से आएगा, दैट इज 2023। एंड उसी में मैंने आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया दैट 12 सेट्स 2023 तक आएंगे, यानी 12 सेट्स आने वाले हैं पहले 2023 में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA 2019 has come into effect from which date? Option A, July 20, 2020. Option B, July 1, 2020. Option C, July 31, 2020. Option D, August 15, 2020. जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हर साल तो मोदी जी लाल किले से खड़े होकर कुछ नया अनाउंसमेंट करते हैं, तो क्या इस बार भी ऐसा ही इफेक्ट उस डेट से आया होगा? तो जो लोग 15 अगस्त सोच रहे हैं वो आंसर गलत है। करेक्ट आंसर है 20 जुलाई 2020। करेक्ट आंसर है 20 जुलाई 2020। अब मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ रहा है, इसका मेजर टारगेट रहेगा डेफिनेटली कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना, अवेयरनेस बढ़ाना, उनके राइट्स की रक्षा करना, बट मेजर टारगेट रहेगा एरेंट मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेलर्स। और इस पर्टिकुलर एक्ट में भी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस आ रहे हैं, जहां पर पेनल्टी भी बढ़ाई गई है डिफॉल्टिंग मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सेलर्स के ऊपर, एट द सेम टाइम कंपेंसेशन में भी एनहांसमेंट लाया गया है। सो आई रिपीट, जो ये 2019 का एक्ट आ रहा है, ये स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस के साथ आ रहा है, पेनल्टी को बढ़ा दिया गया है, और जो कंपेंसेशन कंज्यूमर्स के लिए फिक्स था उसमें भी एनहांसमेंट लाया गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जहां पे हम लोग बात कर रहे थे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में। ये कब से इफेक्टिव हो रहा है? ये है 20 जुलाई 2019, यानी 20 जुलाई 2020। तो यहाँ पे ये चीज कवर्ड।
द नेक्स्ट, अब जो टर्म हम लोग बात करने वाले हैं वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब ये जो टर्म है ये आपको पता है बिकॉज आपके इंस्टीट्यूट के रेफरेंस मटेरियल में हमने खेलो इंडिया के गेम्स के बारे में बात किया था। बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि हमने ये सारे एडिशंस या वेन्यूज के बारे में बात नहीं करी बिकॉज वहां पे ये चीज डायरेक्टली लिखी हुई नहीं थी। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा जो फोर्थ एडिशन है, सवाल ही वही है कि 2021 का जो फोर्थ एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वो कहां होने वाला है। आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 असम, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 हरियाणा, नंबर डी गुजरात। सो जिन लोगों को लग रहा है सर ये महाराष्ट्र होगा, बिल्कुल भी नहीं, महाराष्ट्र है ही नहीं। द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। द करेक्ट आंसर इज हरियाणा। सो अगर फोर्थ एडिशन की बात कर रहे हैं 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में कंडक्ट किया जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा, यूजुअली खेलो इंडिया यूथ गेम्स जनवरी में हर साल किया जाता है, यानी यूजुअली स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ये इवेंट होता है, पर ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन ये इवेंट पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये इवेंट होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद। ये कब होगा? टोक्यो ओलंपिक्स के बाद एज पर दी न्यूज़पेपर अपडेट। और जो वेन्यू होगा दैट विल बी पंचकुला। इज दैट क्लियर? तो हम लोग बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में, और यहाँ पे हमने बात करी कि यूजुअली खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में होता है, पर इस साल कोविड-19 के कारण, पैंडेमिक के कारण उसको डिले किया गया है और वो होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद। कब बाद? टोक्यो ओलंपिक्स के बाद। और किस वेन्यू पे? पंचकुला। इज दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हॉट टॉपिक भी बोल सकते हैं, दैट इज द एजुकेशन पॉलिसी। रिसेंटली इसके बारे में सोशल मीडिया की बात करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, न्यूज़पेपर, बहुत बातें हो रही हैं, जहां पर ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात हुई, 38 इयर्स से ज़्यादा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात हुई और बहुत सारे नए प्रोविजंस की बात हुई। सो अगेन एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो इस साल ड्राफ्ट पॉलिसी भी निकली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आप अगस्त 2020 में बैठ रहे हो या नवंबर 2020 में बैठ रहे हो या उसके बाद एक दो टर्म भी बैठ रहे हो, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasizes to set up which of the following fund। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। नंबर 1 एजुकेशन अपलिफ्टमेंट फंड, नंबर बी सोशल एम्पावरमेंट फंड, नंबर सी जेंडर इंक्लूशन फंड, नंबर डी नन ऑफ द अबव। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर इसका जो फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल आया था या डॉक्यूमेंट आया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेंडर इंक्लूशन फंड। वो है जेंडर इंक्लूशन फंड। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा सर? अभी तक हमने बात करी है, सबसे पहले सर हमने बात किया इलेक्शन कमीशन के बारे में, जहां पर पोस्टल बैलेट के बारे में बात हुआ कि 65 एंड अबव एंड कोविड पेशेंट को फैसिलिटी दी जा रही है। फिर हमने बात किया प्राइवेट ट्रेन्स के बारे में कि फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स कब तक आ रहे हैं, तो आंसर था 2023। फिर हमने बात किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में, जहां पे हमने देखा ये इफेक्टिव होने वाला है फ्रॉम जुलाई 2020। फिर हमने बात किया फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में 2021, और यहां पे हमें पता चला कि सर फोर्थ एडिशन हो रहा है हरियाणा में। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो फोर्थ एडिशन है वो आपका होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद, वो आपका होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पंचकुला में। फिर हमने बात करी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में 2020, और यहां पे हमने देखा कि हम बात करें एक फंड के बारे में, दैट इज जेंडर इंक्लूशन फंड। तो हाफ द क्वेश्चंस हैव बीन डन। सो नाउ मूविंग अहेड टू द अदर हाफ ऑफ द डिस्कशन।
सो अब जो क्वेश्चन है अगेन दैट इज इन लाइंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने पढ़ा होगा पोखरियाल जी के बारे में। अगर आपको याद होगा हमारे करंट अफेयर्स के क्लासेस में फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल हमने पोखरियाल के बारे में पढ़ा था, यानी पोखरियाल जी जो हैं, जो एचआरडी के मिनिस्टर हैं, उनके बारे में पढ़ा था। ये टॉपिक वहीं से रिलेटेड है और यहाँ कहा जा रहा है जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसका नाम बदला जा रहा है, उसका नाम बदला जा रहा है, कीपिंग इन माइंड दी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। रिसेंटली गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू, यानी एचआरडी मिनिस्ट्री का अब नया नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बी मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च। द करेक्ट आंसर इज वेरी सिंपल। अब नाम को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है कि जैसा नाम वैसा काम, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी अब एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये प्रपोजल दिया था कुछ एक्सपर्ट्स ने जो इसरो में काम करते थे, राइट? तो ये सजेशन दिया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि आप एचआरडी का नाम बदल के कर दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसके बारे में तो हम बहुत पहले से जानते थे कि नेट एग्जाम जो पीएचडी के लिए होता है उसमें काफ़ी चेंजेस की बात चल रही थी और उसी चेंजेस को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है विच कोर्स विल बी डिसकंटिन्यूड एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। Which course will be discontinued? And your options are MED, MBA, MPhil, MCom. A है MED, B है MBA, C है MPhil, D है MCom. अगर आप ये सोच रहे हैं सर इसका आंसर MCom होगा तो आप गलत हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं सर इसका आंसर MED होगा तो भी आप गलत हैं। MBA तो हटाया जा ही नहीं सकता, तो आंसर है एमफिल। एमफिल इज द करेक्ट आंसर। मैंने बहुत बार देखा है, बताना चाहूंगा आपके आसपास के जो सीनियर्स हैं वो कितनी बार एमकॉम करने के बाद एमफिल करते हैं और एमफिल करने के बाद पीएचडी की तरफ पढ़ते हैं। अगर कॉमन लैंग्वेज में बात की जाए या फिर एक नॉर्मल इंसान के अंडरस्टैंडिंग के लिए एमफिल छोटा पीएचडी होता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप एमफिल को हटा दीजिए पूरी तरह। अगर आपने एमकॉम कर लिया है तो स्ट्रेट अवे आप पीएचडी करने जा सकते हैं रिलेवेंट क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद। सो अब एनईपी के हिसाब से, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एमफिल को हटा दिया जा रहा है। अब जो लोग मास्टर्स कर लेंगे वो स्ट्रेट अवे जो भी रिलेवेंट क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हुए पीएचडी के तरफ बढ़ सकते हैं। तो एमफिल शैल बी डिसकंटिन्यूड। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं जो सीएस को यानी कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स को एक मास्टर डिग्री की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं और इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए गए हैं। तो वंस यू आर डन विथ योर कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स, यानी आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, फाइनल क्लियर कर लेते हैं और आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उन सारे यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर सीएस को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ मास्टर डिग्री, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा ज्ञान था आपके फ्यूचर के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। अमर सिंह हु पास्ड अवे रिसेंटली इज अ रिनोन्ड, ऑप्शन ए न्यूज एडिटर, ऑप्शन बी सिंगर, ऑप्शन सी पॉलिटिशियन, ऑप्शन डी एक्टर। द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली पॉलिटिशियन। अमर सिंह एक पॉलिटिशियन थे, सॉरी ये मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा में एंड इनका देहांत हुआ 64 एज में। आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास कहीं नोट करने आप कर रहे हो तो इसकी नोटिंग कर लें। ही डाइड एट द एज ऑफ 64, राइट। एंड अमर सिंह जी का जो यूजुअल लिंक रहा है इनिशियल डेज से
वो समाजवादी पार्टी के थ्रू रहा है, राइट। जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा आपको पता रहे, राइट। तो अमर सिंह जी का देहांत हो चुका है एट द एज ऑफ 64। वो एक पॉलिटिशियन थे, वो राज्यसभा में एमपी थे। क्लियर? तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज मनोज सिन्हा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लिeutenant governor of which union territory? I repeat, Manoj Sinha has been appointed as the new lieutenant governor of which union territory? इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने नॉर्मल करंट अफेयर्स की क्लासेस में। अगर आपको ध्यान हो, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, 3 मेंबर कमिटी, संजय मित्रा। इफ यू रिमेंबर, आपको याद आएगा हमने इसको डिस्कस किया था, पर मनोज सिन्हा जी का नाम इंस्टीट्यूट के उस रेफरेंस मटेरियल में नहीं दिया हुआ है। तो यहां से आपको एक नया इंफॉर्मेशन मिला दैट मनोज सिन्हा जो एक सीनियर बीजेपी लीडर हैं, राइट, उनको बनाया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ व्हाट? द नेम इज जम्मू एंड कश्मीर। हमने पढ़ा था इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, या अगर आप खुद से भी पढ़ रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जहां पर 3 मेंबर कमिटी आई थी और मनोज सिन्हा को अपॉइंट किया गया है एज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान से एकदम, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड मनोज सिन्हा इज अ सीनियर बीजेपी लीडर। क्या यहां तक हम लोग क्लियर हैं? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पे। टिल व्हेन द टर्म ऑफ श्री अजय त्यागी एज सेबी चेयरमैन हैज बीन एक्सटेंडेड? हमारे नॉर्मल क्लासेस में एक ऑफ करंट अफेयर्स मैंने आपको अजय त्यागी का फोटोग्राफ भी दिखाया था, एंड हमने सेबी फंक्शंस एंड उसकी कमिटी के बारे में काफ़ी सही तरीके से डिस्कशन भी किया हुआ है। यहाँ पे उसी इंफॉर्मेशन को कंटिन्यू करते हुए बताया जा रहा है कि रिसेंटली मिस्टर अजय त्यागी का जो टर्म है उसको एक्सटेंड किया गया है बाय 18 मंथ्स। बाय 18 मंथ्स उस टर्म को एक्सटेंड किया गया है और अब उनका टर्म ओवर होगा फरवरी 2022 में। उनके टर्म को 18 महीने से एक्सटेंड किया गया है और अब उनका टर्म खत्म होगा फरवरी 2022 में। तो इसी के साथ जो डिस्कशन था हमारा MCQ का रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स फ्रॉम द ऑगस्ट बुलेटिन comes to an end. Till then, take care. All the best.